हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स वेल स्टडी में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम अपनी मैथ की सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं। मैथ फर्स्ट की क्लास में मैंने आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ तक आपको पढ़ाया था। अब नेक्स्ट हम लोग स्थानीय मान से कंटिन्यू करेंगे। चलिए आइए देखते हैं स्थानीय मान किसे कहते हैं, यानी कि प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं। किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान निकालने के लिए वही अंक लिखेंगे जिसका स्थानीय मान निकालना है, और इस अंक के बाद जितनी संख्या में अंक होंगे उतनी ज़ीरो लिख देंगे। यानी कि ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई भी संख्या है, उस संख्या में हमें जिस भी संख्या का स्थानीय मान निकालना होगा तो पहले हम लोग वो संख्या लिखेंगे, फिर उसके बाद जितने भी अंक होंगे उस संख्या में उतने ज़ीरो लिख देंगे, यानी कि वो उसका स्थानीय मान निकल के आ जाएगा। आइए हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं कि स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। तो देखिए, हमारे पास एक संख्या दी गई है 43597 में 5 का स्थानीय मान निकालना है, यानी कि जो हमारे पास संख्या दी गई है उस संख्या में हमें किसका 5 का स्थानीय मान निकालना है। तो आइए हम लोग इसका स्थानीय मान निकालेंगे। हमें इस संख्या में 5 का स्थानीय मान निकालना है, तो यहाँ पर हम लोग 5 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए 5 के बाद कितने अंक है, 1 2 अंक है, तो यहाँ 2 ज़ीरो लिख देंगे, यानी कि उस संख्या के बाद जितने भी अंक होंगे वहाँ पर हम उतने ही ज़ीरो लिख देंगे, तो वो इसका स्थानीय मान निकल के आ जाएगा। सपोज दैट हमें 3 का स्थानीय मान निकालना है, तो हमने पहले यहाँ पर लिख लिया 3, फिर उसके बाद कितने अंक है काउंट करेंगे, 1 2 3 अंक है, तो हमने यहाँ पर 3 टाइम्स 0 लिख दिया, यानी कि 3 टाइम्स 0 लिख देंगे। तो यहाँ पर जिस भी संख्या का हमें स्थानीय मान निकालना होगा पहले हम लोग वो संख्या लिखेंगे, फिर उसके बाद जितने भी अंक होंगे वहाँ पर उतने ही 0 लिख देंगे, तो वह उसकी प्लेस वैल्यू होगी, यानी कि स्थानीय मान निकल जाएगा। तो आई होप आप लोगों को स्थानीय मान समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग वास्तविक मान पढ़ते हैं, यानी कि फेस वैल्यू। आइए देखते हैं फेस वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग। किसी संख्या में किसी अंक का वास्तविक मान यानी कि फेस वैल्यू वही होगा जो पूछा गया होगा, यानी कि उस संख्या में जो उसका वास्तविक मान होगा वही होगा जो उस संख्या में पूछा गया होगा। यानी एग्जाम्पल के द्वारा देखिए, हमारे पास एक संख्या है 48325 में हमको 3 का वास्तविक मान निकालना है, यानी कि 3 की फेस वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 है, यहाँ पर इस 3 की फेस वैल्यू निकालनी, तो 3 का वास्तविक मान क्या होगा, 3 ही होगा, यानी कि यहाँ पर उस संख्या के बाद कोई भी 0 नहीं लगा सकते, वह उसकी फेस वैल्यू होती है। जिस संख्या का वास्तविक मान पूछा जाएगा तो उसका वास्तविक मान वही होगा। अब जैसे हमारे पास कोई और एग्जाम्पल है, हमें 4 का वास्तविक मान निकालना है, तो 4 का वास्तविक मान भी 4 ही होगा, 4 ही होगा। 8 का निकालना है हमें वास्तविक मान, तो उसका भी आंसर 8 ही होगा, यानी कि वास्तविक मान में अब लोग वही अंक लिखते हैं जिसका वास्तविक मान पूछा जाता है। तो आई होप आप लोगों को स्थानीय मान और वास्तविक मान समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर कुछ फॉर्मूले पढ़ते हैं जो कि हमारे पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए देख लेते हैं सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले। पहला है हमारा वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई वर्ग है, उसकी एक साइड ए दी है, तो हम लोग उसका जो भुजा निकालेंगे, वो भुजा जो होती है वो उसकी एक साइड वाली जो होती है वो भुजा होती है। तो हम यहाँ पर हम लोग का भुजा स्क्वायर है या साइड स्क्वायर है, तो हम लोग इसे अगर ए लेट कर लेंगे उसकी भुजा, तो हम लोग यहाँ पर ए स्क्वायर भी लिख लेंगे। उसका जो क्षेत्रफल होगा वो ए स्क्वायर भी हो जाएगा, यानी कि जब हम भुजा को ए लेट करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूले में आपका होगा भुजा स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू एक भुजा, यानी कि एक साइड जो इसकी दी होती है वो इसकी एक भुजा होती है। तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 4a। हम इसे 4a भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब एक साइड हम लोग ने ए लेट कर लिया तो हम लोग इसको 4 इंटू ए भी लिख सकते हैं। तो वर्ग का परिमाप 4a भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमारा नेक्स्ट है आयत का क्षेत्रफल।
आयत का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होगा, आयत में हमारे क्या क्या होती है, लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है। तो आयत का क्षेत्रफल जो होगा वो लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। लंबाई जो होगी उसकी L होगी और चौड़ाई जो होगी वो B होगी। इसकी जो लंबाई होगी वो L होगी और जो इसकी चौड़ाई होगी वो हम लोग B लेट कर लेंगे। तो इसकी जो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा हम लोगों का लंबाई गुणे चौड़ाई। नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग देखते हैं क्या है, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप देखिए क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि आयत का जो परिमाप होगा वो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होगा। हम लोगों ने यहाँ पर लंबाई को L मान लिया था और चौड़ाई को B, तो जो आयत का परिमाप होगा हमारा वो 2 ब्रैकेट में L प्लस B हो जाएगा। जो आयत का परिमाप होगा 2L प्लस B। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा है घन का आयतन। देखिए घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, और घन आपका कैसा होता है, हम लोग पहले यहाँ पर एक घन का फिगर ड्रॉ कर लेंगे। तो जो घन का आयतन होगा वो भुजा क्यूब, अगर हम घन की एक भुजा को A लेट कर लेंगे तो उसका जो आयतन होगा A क्यूब हो जाएगा, यानी कि उसकी एक भुजा A हो जाएगी तो घन का आयतन जो होगा वो A क्यूब भी हो जाएगा। A क्यूब लिख सकते हैं या भुजा क्यूब लिख सकते हैं। तो घन का आयतन हमारा हो जाएगा A क्यूब। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं घनाभ का आयतन। घन के आयतन में जो हमारे केवल होती है ये भुजा होती है, और जो हमारा घनाभ होता है उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दोनों होती है, यानी कि लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है। तो जो हमारा घनाभ का आयतन होगा वो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि L इंटू B इंटू H होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि समकोण त्रिभुज हमारा कैसा होगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 हमारा समकोण त्रिभुज होगा ये। इसमें जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो 1/2 इंटू आधार, यानी कि उसका जो बेस होगा, इसको हम लोग बेस को B मान लेते हैं, और जो उसकी ऊंचाई है हाइट हम लोग उसको A लेट कर लेते हैं। तो जो हमारा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, ये वाला रॉन्ग है फिगर, कट कर देंगे। तो हमारा जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, हम लोग इसको 1/2 B इंटू H भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग आधार को B लिख लेंगे और ऊंचाई को H लेट कर लेंगे तो हमारा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। जो हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होगा। तो जो हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, अगर हम लोग इसे भुजा को A लेट कर लेंगे तो यहाँ पर A स्क्वायर भी हो जाएगा, तो √3/2 इंटू A स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आई होप मैंने आपको जितने भी फॉर्मूले बताए आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे ऑफलाइन कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और हमारे पेपर भी दिसंबर में होंगे, तो हम लोग इसके बाद आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आइए देखिए, जितने भी अभी तक मैंने आपको जितने भी पढ़ाया, जितना टॉपिक, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है 12 और 16 का न्यूनतम सार गुणजखंड, यानी कि न्यूनतम सार गुणजखंड करने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम। और 10 और 15 का न्यूनतम सार गुणजखंड बराबर है, यानी कि जो 12 और 16 है हम लोग इसका एलसीएम पहले निकालेंगे। और हमारे पास ये 4 ऑप्शन दिए गए। अब हम लोग देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा जो राइट आंसर होगा उसे हम देखते हैं, हमारा राइट आंसर क्या होगा उसे टिक करेंगे। तो आइए देखिए, पहले हम लोग
न्यूनतम सार गुणज करने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो पहले हम लोग 12 और 16 का एलसीएम निकालेंगे, यानी 12 और 16 का एलसीएम। एलसीएम हम लोग इस तरीके से भी निकाल लेंगे और गुणनखंड यानी कि फैक्टर करके भी निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग देखिए 12 और 16 का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर 2 × 2 × 3 × 4 आ जाएगा। ये जो इधर इस साइड आएगा तो हम लोग उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा जो आएगा वो 48 आ जाएगा। दूसरा है 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 × 5 × 3 यानी कि 30। अब इन दोनों संख्याओं का क्या बोला गया है, इन दोनों संख्याओं जो है वो क्या है, उन दोनों संख्याओं को हम लोग को गुणा करना है आपस में। तो उन दोनों संख्याओं को हम लोग देखिए आपस में गुणा करते हैं। तो देखिए गुणनखंड करने पे क्या आता है, गुणनफल करने पे क्या आता है, गुणनखंड जो हमारा आएगा 48 × 30 का हम लोग जो गुणा करेंगे, जब 48 और 30 का हम लोग गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1440 यानी कि 1440 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा तो वो हमारा राइट ऑप्शन, चलिए देखते हैं हमारा कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, 1440। यानी कि जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो हमारा हो जाएगा 1440, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। इस तरह के आपके पेपर में क्वेश्चंस आ सकते हैं, यानी कि आते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ आमों का भार 2 किलो 600 ग्राम है तथा कुछ सेबों का जो भार है वो 1 किलो 450 ग्राम है, और आमों का भार जो है वो सेबों के भार से कितना अधिक है। इसमें ये पूछा गया है कि जो हमारा टोटल आम का भार है और जो हमारा टोटल सेब का भार है, तो आम और सेब के भार में से किसका भार सबसे अधिक है, यानी कि उतना किससे अधिक है। हमारे पास ये 4 ऑप्शन है। अब हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए पहले हम लोग यहाँ पर आम का भार निकालेंगे। आम का भार आपके क्वेश्चन में 2 किलो 600 ग्राम में दिया था। तो आइए दोस्तों पहले हम लोग किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लेंगे। तो मैंने आपको ये बताया होगा या आपको पता भी होगा कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम बराबर होगा 1000 ग्राम। तो हम लोग 1 किलोग्राम को किस में चेंज कर लेंगे, ग्राम में। तो यहाँ पर जो हमारा 2 किलोग्राम और 600 ग्राम है, तो 2 किलोग्राम को हम लोग ग्राम में चेंज कर लेंगे। तो इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा जो 2 किलो है वो किस में हो जाएगा, ग्राम में। किलोग्राम जो हमारा है वो ग्राम में चेंज हो जाएगा। तो हमारा जो आम का भार होगा टोटल, अब देखिए ये 2 किलोग्राम को हम लोग ने ग्राम में चेंज कर लिया तो 2000 ग्राम आ गया, और 600 ग्राम हमारे पास यहाँ और दिया हुआ है तो हम लोग इन दोनों को ऐड कर लेंगे। टोटल जो हमारा आम का वेट होगा वो 2600 ग्राम हो जाएगा, यानी कि आम का जो भार होगा वो ग्राम में निकल आएगा। इस तरीके से हम सेब का भार भी निकाल लेंगे ग्राम में। इसमें देखिए 1 किलोग्राम और 450 ग्राम दिया है, तो हम लोग भी इस किलोग्राम को किस में चेंज कर लेंगे, ग्राम में। तो 1 × 1000 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1000 ग्राम हो गया। अब हमारे पास 450 ग्राम और दिया हुआ है तो हम लोग इसे ऐड कर लेंगे, 1000 + 450 ग्राम, यानी कि जो सेब का भार होगा वो 1450 ग्राम हो जाएगा। तो इनमें इन दोनों का ये पूछा गया कि सेब का भार आम के भार से कितना अधिक है। तो अब आइए दोनों वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई है, यानी कि आम का भार भी और सेब का भार भी। तो इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो फिर इससे हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि आम का भार अधिक है या सेब का भार अधिक है। तो हमारा जो सेब का भार आ गया वो 1450। तब हम इन दोनों का अंतर करेंगे। हमारा जो आम का भार था 2600 और सेब का भार 1450 ग्राम। तो इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1150 ग्राम। तो हमारा जो ऑप्शन है वो हमें किलोग्राम और ग्राम दोनों में दिया गया। तो पहले हम लोग इसको 1150 ग्राम जो है हम लोग इसको किलोग्राम में चेंज कर लेंगे। तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, वो मैंने आपको बताया था कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। तो 1150 को हम लोग इसमें पहले ग्राम में चेंज कर लेंगे।
11 तो 50 ग्राम को हम लोग ग्राम में चेंज कर लेंगे, तो यहाँ पर 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पर 1000 ग्राम प्लस 150 ग्राम, तो यानी कि 1000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 kg यानी कि 1 किलोग्राम, और प्लस हमारे पास क्या बच रहा है 150 ग्राम, तो हम लोग इसे 150 ग्राम लिख लेंगे। तो हमारा ऑप्शन जो होगा देखिए कौन सा राइट होगा। हमारा जो आंसर निकल के आया है 1 किलो 150 ग्राम। तो आइए देखिए हमारा इसमें राइट ऑप्शन कौन सा है। हमारा इसमें राइट ऑप्शन है 1 किलो 150 ग्राम, यानी कि ऑप्शन सी जो हमारा है वो राइट आंसर है, 1 किलो 150 ग्राम। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक आयत की लंबाई जो दी गई है हमारी L, और उसकी चौड़ाई जो है लंबाई की आधी है, यानी कि जो उसकी चौड़ाई होगी वो लंबाई की आधी होगी। तो पहले देखिए हमारे यहाँ पर लंबाई क्या दी हुई है L, तो हम लोग ने आयत की लंबाई क्या लिख ली L। अब बता रहा कि जो उसकी चौड़ाई है लंबाई की आधी है, तो यानी कि हमारी जो लंबाई है वो L है, तो उसको हम लोग उसकी आधी कर देंगे, तो L/2 जो L/2 निकल कर आएगा वो उसकी क्या होगी, आयत की चौड़ाई। तो आयत की चौड़ाई जो होगी वो L/2 हो जाएगी। आयत की लंबाई और आयत की चौड़ाई निकल गई। तो उसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि जब आयत की लंबाई को हम दोगुना कर देंगे, यानी कि 2 गुना कर देंगे, जो आयत की लंबाई दी है हमारे पास उसको हम लोग दोगुना कर देंगे। तो आयत की लंबाई क्या दी थी L, तो हम लोग उसको 2 गुना कर देंगे, यानी कि जो उसकी लंबाई निकल कर आएगी वो 2L हो जाएगी। अब बोल रहा है कि चौड़ाई जो है वही रहेगी, चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि जो उसकी चौड़ाई पहले थी तो अभी भी उसकी चौड़ाई वही रहेगी। तो चौड़ाई हम लोग L/2 लिख लेंगे। तो मैंने आपको बताया था आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का परिमाप 2L + b, यानी कि 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हम लोग ने यहाँ पर 2 लिखा, लंबाई हम लोग की नई आयत की लंबाई क्या है 2L, तो यहाँ पर हम लोग 2L लिख लेंगे, प्लस b की वैल्यू कितनी यानी चौड़ाई L/2, तो यहाँ पर हम लोग L/2 रख लेंगे। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 4L + L/2, 4L + L/2, 4L प्लस, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4L + L/2, 2 × 5L/2, 2 से 2 दोनों कट हो जाएगा, जो हमारी आयत का परिमाप निकल कर आएगा वो क्या आएगा 5L। तो हमारा ऑप्शन देखिए 5L किस ऑप्शन में है, हमारा कौन सा ऑप्शन जो है राइट है, तो हमारा ऑप्शन नंबर होगा सी में हमारा जो ऑप्शन दिया गया है वो होगा 5L। हमारा राइट आंसर होगा सी, 5L। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी महत्तम संख्या है, यानी कि जो संख्या हमारी दी गई है ये चार ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन में हमें देखना पड़ेगा सॉल्व करके कि इनमें से कौन सी जो हमारी संख्या महत्तम है, यानी कि जो हमारी वैल्यू आएगी वो कौन सी सबसे बड़ी वैल्यू होगी, महत्तम संख्या यानी कि बड़ी संख्या। तो हम लोग पहले देखिए ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे। पहला ए ऑप्शन है 2 + 2 + 2 का होल स्क्वायर, यानी कि इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 2 4 2 6, यानी कि 6 का स्क्वायर। जब हम लोग 6 का स्क्वायर यहाँ पर करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 का 2 टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 36। हमारा यहाँ पर आंसर आएगा 36। फिर हम लोग बी ऑप्शन को ऐसे सॉल्व करेंगे, 4 का स्क्वायर यानी 4 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 4 तो आ जाएगा हमारा 16 आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर सी ऑप्शन को सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा। सी ऑप्शन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 2 × 2 × 2 यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारा 8 का स्क्वायर जब हम लोग कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 64 आ गया। अब डी वाला जो ऑप्शन है इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए पहले 2 × 2 करेंगे तो यानी कि 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 4 का जब स्क्वायर करेंगे पहले हम लोग 4 का स्क्वायर करेंगे
4 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, 4 के स्क्वायर का हम लोग होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हम लोग का आंसर जो आएगा, पहले हम लोग 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 गुणे 4 यानी 4 चौको 16, और जब 16 का स्क्वायर करेंगे 16 इंटू 16 तो हमारा जो राइट आंसर निकल के आएगा 256 यानी कि 256। अब इन चारों ऑप्शन में देखिए हमारी इसमें कौन सी सबसे अधिक वैल्यू यानी महत्तम संख्या हमसे पूछी गई है। तो महत्तम संख्या हमसे पूछी गई है तो हमारा देखिए इसमें 16 है, इसमें 36, इसमें 64, इसमें 256, तो यानी कि हमारा जो राइट ऑप्शन होगा 256, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो महत्तम संख्या सबसे यही होगी तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो राइट होगा। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।